Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic we have is important topics of mathematics 4. This is for semester 4 actually. So let's begin. So we have to cover 5 units. First is partial differential equation. Second one is applications of partial differential equation. Third one we have is statistical techniques 1, then techniques 2, and in unit 5 we will go through the techniques 3. So let's begin with unit 1, which is partial differential equations. So let me remind you that the most important topics are depicted by this yellow color, while the mid important topics are depicted by this orange color, and the least important topics are depicted by this taffy color somewhere. So let's begin with unit 1, which is partial differential equations. So the most important topics for 10 marks as well as for 6 marks also, it is Lagrange's equation, Charpit's method and Cauchy methods. So these are the three important methods. Like ये तो पढ़ के ही जाने हैं for 10 marks because इनमें से एक question आएगा ही आएगा. Then for mid important topics I am talking about solution of linear partial differential equation of higher order with constant coefficients. This is somewhere mid important topics, like 10 में से वो तो आएगा ही आएगा, and if happens then ये भी आ सकता है. Now then we have a linear and non-linear partial equations of first order. This is for mid important topic. And for 2 marks or something like that is equations reducible to linear partial differential equation. But mostly जो आपको पढ़ के जाना है, जिस पे full focus होना चाहिए, that is for Lagrange, Charpit's and Cauchy. एंड अदर देन जब आप इनको पढ़ते रहोगे तो कुछ कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जो पहले आप इनके साथ ही कवर कर लोगे, जो ये मैंने 2 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क्स के लिए लिखे हुए हैं वो इनके साथ ही कवर हो सकते हैं. देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू यूनिट 2, which is applications of partial differential equation. So जिस तरह से यूनिट 1 में 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे for 10 मार्क्स, for 6 मार्क्स, for 2 मार्क्स एज वेल, उसी तरह से यूनिट 2 में भी 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज वेव इक्वेशन, second is heat equation, third one is Laplace equation. Now there is a difference कि यहाँ पर डायमेंशंस के साथ फॉर्मूलेज एक्सचेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो सकता है कि वेव इक्वेशन के साथ वो आपको 1 डायमेंशन का क्वेश्चन दे दे, सो आपको तीनों को, वेव, हीट और लाप्लास इक्वेशन के तीनों को, उनको 1 डायमेंशन के फॉर्मूलेज के साथ भी करके देखना है और 2 डायमेंशन के लिए भी करके देखना है. सो ये तीनों आप कर लोगे तो आपको एक मेथड अपने आप ही समझ आ जाएगा, दैट इज़ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दिस मेथड. सो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ अगर आप इसको पहले कर लेते हो, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो ये तीनों के अंदर सेम ही स्टेप फॉलो होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा फॉर्मूलाज में चेंज हो जाता है. बाकी पहले आप इसे कर लेना और फिर आप इन तीनों मेथड्स को करना, तो ये बहुत इजीली यूनिट 2 हो जाएगी. फिर 2 मार्क्स के लिए आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर वगैरह की, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ लाइंस की. यूनिट 2 से 2 मार्क्स के अंदर मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि पर्टिकुलर नाम दे देते हैं और बोलते हैं उसकी आपको इक्वेशन लिख के बतानी है. तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि यूनिट 2 के अंदर कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे डायरेक्ट इक्वेशन फॉर 2 मार्क्स आती है लिखने के लिए, तो आपकी यूनिट 2 यहाँ पे कवर हो जाएगी. Now I'm talking about unit 3, that is statistical techniques 1. Basically बहुत बड़ी यूनिट है बट ईजी है एज़ कम्पेयर टू यूनिट 1 एंड यूनिट 2. उसमें तकरीबन 2 पेज का एक क्वेश्चन आंसर होता है सोल्यूशन, इसमें आप आराम से 1 पेज में कर सकते हो. ईजी फॉर्मेट्स होते हैं, बस टॉपिक ज़्यादा है. सो पहला टॉपिक इज़ मोमेंट्स. नाउ मोमेंट्स 3 तरह के होते हैं, तीनों को करके जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन में तीनों ही आते हैं जब 10 मार्क्स या 6 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है. लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर आता है तो मेनली एक ही तरह का मूवमेंट पूछ लिया जाता है. देन वी हैव स्क्यूनेस. स्क्यूनेस के ऊपर क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में. कुर्टोसिस, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है. लाइक 2 क्वेश्चन मिला दो तो 10 मार्क्स में भी आ सकता है. देन कर्व फिटिंग से मेन टॉपिक है ये, तो करके ही जाना है, कुछ मत छोड़ना, ये मत छोड़ना बिल्कुल भी. तो कर्व फिटिंग जो है वो 10 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड फिटिंग ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला. तो ये तीनों चीज़ें ये 10 मार्क्स के लिए हैं. सेकेंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन पढ़ के जाना, क्योंकि वो डायरेक्ट लिख के देंगे सेकेंड डिग्री पैराबोला है और उसको आपको सॉल्व करना है. तो अगर आपको इक्वेशन ही नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे. तो ये पढ़ के जाना कि इक्वेशन क्या होती है. उसके अलावा ये जितने भी इसमें
गोल्डन कलर येलो कलर से डिपिक्ट किए हैं वो सब आपको करके ही जाने हैं एट एनी कॉस्ट. नाउ वी हैव कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन एंड इसके आपको एक एक फॉर्मूला होता है, आपको वो पढ़ना है. एंड रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई बोथ, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है. एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इसको आप रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर ही पढ़ लोगे. तो ये सब कुछ मिला जुला कॉन्सेप्ट है. लाइक आप कोरिलेशन शुरू करोगे तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट तक आप सबको एक जगह ऐसे ही पढ़ लोगे. देन मूवमेंट से शुरू करोगे और फिटिंग ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला, ये सारे टॉपिक एक दूसरे से मिले हुए हैं फॉर्मूलाज के थ्रू भी. नाउ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स के लिए, बट क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो इनको मैंने गोल्डन के अंदर रखा है. सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आप करके जाना, इससे क्वेश्चन आता है, ऐसी बात नहीं आता, तो ये पढ़ के जाना है. देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड नॉन लीनियर इक्वेशन रिग्रेशन ये पढ़ के जाना है. और 2 मार्क्स के लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ सकते हो, और इनमें से किसी किसी की लाइक कुर्टोसिस है, इसकी डेफिनेशन होती है. स्क्यूनेस है, इसकी डेफिनेशन होती है. रैंक कोरिलेशन की डेफिनेशन होती है. कोरिलेशन की अपनी डेफिनेशन होती है. या फिर कोरिलेशन का फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद कर आ सकते हो. 2 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखो, या फिर रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला लिखो, या फिर इक्वेशन बनाने के लिए जो रिग्रेशन एनालिसिस का फॉर्मूला होता है वो लिखो. तो इस तरह से इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं. नाउ इन यूनिट 4 विच इज़ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स 2, in this we are totally working on probability and distribution. So first and the most important topic is Bayes theorem, जो somewhat आप जब पढ़ोगे तो आपको ये रिलेटेड लगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से. ओके दैट्स फाइन. तो आपको बाइस थ्योरम पढ़ के जानी है, उसके साथ आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने आप समझ आ जाएगी. देन रैंडम वेरिएबल पढ़ के जाना कि क्या होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं. एंड देन वी हैव डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसके अंदर अब आते हैं कितने 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वी हैव इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन वी हैव इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इन तीनों से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में आएगा ही आएगा. बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल. सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आता कि बायनोमियल से सॉल्व कर दो या पॉइजन से सॉल्व कर दो. उसमें आपको क्वेश्चन गिवन होता है और आपको खुद पहचानना होता है कि आप उसमें बायनोमियल लगाओगे, पॉइजन लगाओगे या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म लगाओगे. तो आपको तीनों पढ़ के जानी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो सिर्फ पर्टिकुलर पॉइजन से सॉल्व हो, तो आप उसको अगर बायनोमियल से करके आ जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो आपको ये तीनों पढ़ के जानी है फॉर 6 मार्क्स. और समवेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, दीज आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन इनमें से नहीं आते, इनसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये हैं गोल्डन वाले. देन वी हैव कंडीशनल प्रॉपर्टी. तो ये आप बाइस थ्योरम के साथ थोड़ा इसका लिंक्ड इंटरफेस है तो आप समझ जाओगे. और एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से. तो बहुत ईजी है ये दोनों टॉपिक्स, बिकॉज इनके अंदर एक एक फॉर्मूला है और इनके डेफिनेशन टाइप है, और आप इससे एक एक क्वेश्चन लगाओगे, दैट इज़ इनफ. इतना करके जाना. तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4. नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू यूनिट 5, दैट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स 3. नाउ इन दिस होल यूनिट वी विल टॉक अबाउट हाइपोथेसिस और वो कहाँ यूज़ हो रही है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की. 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट. हियर यू कैन सी. तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई टेस्ट. और इसके अलावा होता है अनोवा टेस्ट. ये 4 तरह के टेस्ट होते हैं जिनमें से क्वेश्चन 110% आता है. 200, 500, 1000% आता है. तो आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन. और मेनली अगर इनमें से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊं तो आप अनोवा तो करके ही जाना. अनोवा से तो क्वेश्चन आता ही आता है. या फिर एफ टेस्ट करके जाना, मतलब अनोवा के साथ एफ टेस्ट करके जाना. द रीज़न फॉर एफ टेस्ट इज़ क्योंकि एफ टेस्ट कर दो हमें टी टेस्ट यूज़ करना पड़ता है. तो अगर किसी को एफ टेस्ट पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है टी टेस्ट तो आता ही है. तो अनोवा और एफ टेस्ट तो करके ही जाना. और आई एम नॉट सेइंग कि टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट छोड़ दो. काई स्क्वायर भी इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना अनोवा है.
बट अनोवा से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हुए मैंने देखे हैं, दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट। सो ये 4 तरह के टेस्ट कर लेना। उसके अलावा अगर किस्मत अच्छी हुई तो एक कंट्रोल चार्ट आ सकता है कि आपको एफ टेस्ट के साथ कोई कंट्रोल चार्ट दे दें और में, या फिर ऐसा भी हो सकता है एफ टेस्ट के साथ अनोवा दे दें, टी टेस्ट के साथ काई स्क्वायर दे दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किस्मत अच्छी हुई तो हमारे पास कंट्रोल चार्ट आ जाएगा जो कि समवेयर ईजी है इन टेस्ट से। अगर किसी की मेमोराइजेशन पावर अच्छी है, जो अच्छे से फॉर्मूले याद कर सकते हैं, उनके लिए कंट्रोल चार्ट इज़ मच बेटर देन द टेस्ट। सो कंट्रोल चार्ट होते हैं आपके एक्स चार्ट, आर चार्ट, टी चार्ट, एन पी चार्ट एंड सी चार्ट। 5 तरह के चार्ट्स होते हैं, बट इनके अपने अपने फॉर्मूलाज होते हैं और 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं तीनों में, और सबका चार्ट बनाना पड़ता है। तो रिमेंबर कि इसमें अगर आप चार्ट बनाना भूल जाओगे तो आपके 5 नंबर तो ऐसे ही चले जाएंगे। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 8 मुश्किल से 7 नंबर मिलेंगे अगर बाकी सब भी बिल्कुल परफेक्टली ठीक किया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल चार्ट्स बना लेना अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है आप कर लोगे अच्छे से। देन वी हैव नेक्स्ट इज़ हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, और हाइपोथेसिस के अंदर नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो क्या होता है, और हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कैसे करते हैं, कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या होती हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, मेनली 2 मार्क्स में पूछते हैं कि बताइए नल हाइपोथेसिस क्या होती है, व्हाट इज़ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये उसके बिहाफ पे आप इनकी डेफिनेशंस पढ़ कर जाना, और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स ये पढ़ लेना एक बार। ज़रूरी नहीं आएगा बट गो थ्रू करने में क्या बुराई है, राइट। तो ये सब करके जाना, और आई डोंट थिंक सो कि आप 60 से कम स्कोर कर लोगे। अगर आप इतना कर ले तो आई थिंक सब कुछ ही हमने करा लिया। तो 60-70 तो कहीं नहीं जाएंगे अगर हम इतना भी कर लेंगे अच्छे तरीके से। बट क्योंकि इसमें स्टैम्प मार्किंग तो क्या ही होगी, पूरे ही नंबर मिलेंगे या पूरे ही जाएंगे। तो इसमें यही है कि आप सारे जो मेन है पहले इनको करना, इनको अच्छे से समझ लेना, और इसके अलावा आप फॉर्मूलाज याद करके जाना। द मेन रीज़न कि मैथ का पेपर अच्छा नहीं जाता है दैट इज़ हम फॉर्मूले जब हम पढ़ते हैं उस टाइम पे तो हम जस्ट ऐसे ही देख देख के समझ के स्टेप्स पे फोकस करते हैं क्वेश्चन के, ना कि फॉर्मूला पे। तो वहाँ जाके जब हम लिखने बैठते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे फॉर्मूलाज हैं लाइक कोरिलेशन का, ऐसे उसके तीनों फॉर्मूला है कि कोई भी उसमें कंफ्यूज हो सकता है। तो याद रखना कि फॉर्मूलाज को सबसे पहली प्रायोरिटी देना और उसको अच्छे से याद करके जाना, तभी आप मैथ के पेपर में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो यही था हमारा पूरा मैथ्स का सिनेरियो जो भी था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट अगेन सून। बाय बाय।